बुलेटिन की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से मिल रही है, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की कमान प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब विष्णुदेव साय को सौंपी गई है। जी हां, बीजेपी के अध्यक्ष के तौर पर विष्णुदेव साय जो तीसरी बार अपना ये कार्यकाल संभालेंगे। बता दें कि बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को फिर से पार्टी की कमान दी है और अगले विधानसभा चुनाव तक विष्णुदेव साय अध्यक्ष रहेंगे। तो पार्टी नेताओं से चर्चा के बाद आज प्रदेश अध्यक्ष पद पर उनके नाम की आखिरकार मोहर लग गई और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति के बाद दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने उनके नाम का ऐलान किया है। पूर्व सांसद विष्णुदेव साय को केंद्रीय संगठन और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का करीबी भी माना जाता है। उनकी नियुक्ति अगले विधानसभा चुनाव तक के लिए की गई है। हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है, पहले भी विष्णुदेव साय प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो संभाल चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने साल 2006 से 2009 और फिर 2013 तक पार्टी की कमान छत्तीसगढ़ में अपने हाथों में रखी थी, ये कमान संभाली थी और 1999 से 2014 तक रायगढ़ से वो सांसद भी रहे हैं। मोदी के पहले कार्यकाल की हम बात करें, 2014 में जब मोदी का कार्यकाल पहला था तब वो केंद्र में मंत्री बनाए गए थे और उसके बाद उन्होंने संगठन पद से इस्तीफा दे दिया था। तो साय को आरएसएस के साथ साथ रमन सिंह का भी करीबी माना जाता है। तो बीजेपी ने आदिवासी चेहरे को चुना है और ये फिलहाल जिम्मेदारी वो तीसरी बार संभालने जा रहे हैं। विष्णुदेव साय से बातचीत की बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने, वो भी सुनाते हैं आपको। किस तरह से आप देखते हैं, क्या आपकी प्राथमिकता में क्या चीजें शामिल रहेंगी? देखिए भाई साहब, पहली बात तो मैं भारतीय जनता पार्टी और हमारे पार्टी के वरिष्ठ जन आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भी हैं, उनका, आदरणीय अमित शाह जी का, अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का अत्यंत आभारी हूँ और हमारे छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं डॉक्टर अनिल जैन, आदरणीय सुदान सिंह, आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह, इन सब का मैं बहुत आभारी हूँ जो हमारे से वरिष्ठ हैं। इनका आशीर्वाद मिला है, इन्होंने काबिल समझा है और पुनः मतलब प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व सौंपा है और मेरी पूरी मतलब जवाबदारी रहेगी, निष्ठा के साथ मैं अपने दायित्व का निर्वहन का प्रयास करूंगा। मैं जानता हूं कि ये चुनौती भी है, काहे कि छत्तीसगढ़ में अभी हम विपक्ष में हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास भी है कि आज भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की बड़ी पार्टी भी है और गांव गरीब किसान की पार्टी है और अभी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी 6 साल इस देश की जनता परख चुकी है। गांव गरीब किसान मजदूर के लिए उन्होंने काम किया है और करते जा रहे हैं और पिछले 15 वर्षों में यहाँ डॉक्टर रमन सिंह की सरकार भी जो काम की है उससे भी यहाँ की जनता वाकिफ है और आज हर जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी बसती है। आज पिछले 6 वर्षों में भारत सरकार की तरफ से भी जो गरीबों के काम हुए हैं, पक्का मकान बने हैं, गैस का सिलेंडर मिला है, जनधन योजना में खाता खुला है, किसानों को किसान सम्मान निधि में पैसा मिला है, तमाम ये सब काम है जो अब तक हुए नहीं थे, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहे हैं। तो ये सब का हमको विश्वास है, इसको कार्यक्रमों के माध्यम से फिर से हम जनता के सामने में ले जाएंगे। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ की बात है, यहाँ की जनता आज यहाँ की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार, उससे बिल्कुल 1-1.5 साल में ही निराश हो चुकी है, क्योंकि जिस घोषणा पत्र के माध्यम से वो सरकार में आए थे उसमें वो लोग बिल्कुल फेल हुए हैं। चाहे वो शराबबंदी की बात हो, किसानों को मतलब 2500 रुपये प्रति क्विंटल में धान खरीदने की बात हो, या बेरोजगारी भत्ता की बात हो, या कर्मचारियों को नियमित करने की बात हो, तमाम उनके जो मुद्दे थे उसमें सरकार बिल्कुल फेल हुई है और ये सबका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है और हमारे वरिष्ठों के आशीर्वाद, मार्गदर्शन लेके कार्यकर्ताओं के सहयोग से फिर से मतलब हम लोग अगले चुनाव में बस एक छोटा सा सवाल, आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूँ कि आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, खासतौर से बस्तर और सरगुजा,
वहां बीजेपी जी के आधार को फिर मजबूती की तरफ ले जाना एक बड़ी चुनौती है। और छत्तीसगढ़ में जी एक आरोप ये भी लगा है कि आदिवासी लीडरशिप जो बीजेपी की है, उसको कहीं हाशिए पर धकेला गया, चाहे नंद कुमार साय जी की बात हो। ये आपका वापसी आपकी करना इस पद पर ये बता भी रहा है कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मान रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो आदिवासी बहुल आबादी है, उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप नेतृत्व को आगे बढ़ाया जाए। तो इन रीजन्स में आप पार्टी को मजबूत करें और आदिवासी नेतृत्व इस तरह से उभर कर सामने आए कि एक बार फिर छत्तीसगढ़ की आदिवासी बहुल जनता को लगे कि उनकी आवाज पार्टी में है मजबूती के साथ। इस पर आप क्या कहें? देखिए भाई साहब, ये प्रदेश ही नहीं देश का जो आदिवासी आबादी है जी वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है कि मैं स्वयं आदिवासी से हूँ और जी मैं ये कह सकता हूँ कि जितना हित आदिवासियों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उतना कभी नहीं हुआ है। अब आपको मैं बता दूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो पहली बार उन्होंने आदिवासियों के समुचित विकास के लिए अलग से मंत्रालय का गठन किया, आयोग को अलग अलग किया, एसटी आयोग एससी आयोग को अलग किया। हमारे आदिवासी लोग मूल तक खेती से जुड़े हैं, उनको किसान क्रेडिट कार्ड दिया। तो इस तरह से काम हुए। यहाँ भी 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो आदिवासियों के विकास के लिए अलग से प्राधिकरण का गठन हुआ। हमारे आदिवासी लोग पहले भूख से उनकी मौत तक हो जाती थी, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर रमन सिंह जी ने सस्ता अनाज देने की व्यवस्था की, तब से भूख यहाँ से गायब हो गया। तो आज भी आदिवासी समाज भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ठीक है, पिछले विधानसभा के चुनाव में पूरे प्रदेश में एक परिवर्तन का लहर था जिसका लाभ कांग्रेस को मिला। लेकिन फिर 6 महीने बाद जब लोकसभा का चुनाव होता है तो आप देखते हैं कि फिर 4 में से 3 लोकसभा के सीट में आदिवासी मतलब सांसद चुन के आते हैं जी। और आज छत्तीसगढ़ की पूरी आबादी मतलब जो ट्राइबल आबादी है इस सरकार से बिल्कुल निराश भी हो चुकी है, क्योंकि जिस झूठी मतलब घोषणा पत्र के माध्यम से लोग सरकार में आए हो उसमें बिल्कुल लोग फेल हो गए हैं। चाहे शराबबंदी का बात हो, चाहे किसानों को धान का उचित मूल्य देने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता हो, ये तमाम मतलब उनका जो वादा थे घोषणा पत्र में, इन सब मसलों को लेकर आप आगे जी इन सब बातों को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी जी। और इधर विष्णुदेव साय की नई जिम्मेदारी मिलते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्वीट करते हुए उन्हें बधाई दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है और उन्हें बधाई दी है विष्णुदेव साय को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बनने पर। भूपेश बघेल ने लिखा है कि आशा करता हूं आपके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ बीजेपी सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएगी। हम रुक करेंगे फिलहाल इस खबर पर। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहन तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं रायपुर से। मोहन, हम अगर इसके पहले की बात करें तो विक्रम उसेंडी अब तक ये पद संभालते आए हैं। हालांकि विक्रम उसेंडी के नेतृत्व में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया। वो बात अलग है कि हमने जब निकाय चुनाव में देखे उतना बेहतर प्रदर्शन बीजेपी नहीं कर पाई। लेकिन क्या कारण आप मानते हैं और कितनी अहम जिम्मेदारी अब विष्णुदेव साय पर? देखिए, जो पिछले चुनावों के समय अध्यक्ष थे यानी धर्मलाल कौशिक, विधानसभा चुनाव में हार के बाद वो अब नेता प्रतिपक्ष बन गए थे और इसीलिए ये जिम्मेदारी कार्यकारी तौर पर जो है वो विक्रम उसेंडी को दी गई थी। अब इस बीजेपी का जो संविधान है उसके हिसाब से संगठन चुनाव के बाद एक नया अध्यक्ष चुना जाना था, वो प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई थी। ऐसे में नए अध्यक्ष की नियुक्ति तय थी, रायशुमारी भी कर ली गई थी और ये माना जा रहा था क्योंकि पिछला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग से था धर्मलाल कौशिक, तो इस बार फिर से आदिवासी को मौका मिलेगा। ज़्यादातर बीजेपी ने अब तक जो अपने अध्यक्ष बनाए हैं वो आदिवासी वर्ग से बनाए हैं। केवल 2 ऐसे मौके आए
जब पिछड़ा वर्ग से उन्हें अध्यक्ष बनाना पड़ा, एक ताराचंद साहू और दूसरा धर्मलाल कौशिक। लेकिन ज़्यादातर जो है वो आदिवासी नेतृत्व के हाथ में ही जो है बीजेपी का अध्यक्ष जो बनते आया है। ऐसे में रायशुमारी और बाकी चीज़ें तय होने के बाद ये तय था कि आदिवासी नेतृत्व ही जो है अध्यक्ष के रूप में सामने आएगा। इसमें नाम कई थे, ये तय करना था कि कौन अध्यक्ष होगा, और उसमें जो 3 प्रमुख नाम थे जिसमें विक्रम उसेंडी स्वयं शामिल थे, रामविचार नेताम का सरगुजा से नाम था, और विष्णुदेव साय जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, और ये तीसरा मौका होगा जब वो अध्यक्ष पद जो है वो संभालेंगे। इसके पहले 2006 में 2009 तक और 2013 में भी वो जो है अध्यक्ष पद को संभाल चुके हैं, और उनके नेतृत्व में पार्टी ने अच्छा जो है परिणाम भी दिया था। लेकिन अब चुनौती दूसरी तरीके की है, बीजेपी विपक्ष में है, विपक्ष में रहते हुए अब जो है नेतृत्व करना था, तो एक संदेश देने के लिए, एक मैसेज देने के लिए भी विष्णुदेव साय की नियुक्ति की गई है कि वो एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं जो किसी गुटबाजी में नहीं उनका नाम है अब तक, और वो सबको लेकर चलने वाले नेता के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने 20 साल जो है रायगढ़ के सांसद के रूप में अपनी पहचान बनाई है, केंद्रीय मंत्री का दायित्व निभाया है, और डॉक्टर रमन सिंह के भी करीबी माने जाते हैं, और बाकी संगठन के नेताओं से भी उनका जो तालमेल है वो अच्छा माना जाता है। इसीलिए अब ऐसे समय में जब 1.5 साल भूपेश सरकार को पूरे हो चुके हैं और आने वाले समय में आंदोलन प्रदर्शन के जरिए बीजेपी को नए सिरे से खड़ा करना होगा, तो एक सौम्य चेहरे के रूप में विष्णुदेव साय का चयन किया गया है। हालांकि विक्रम उसेंडी को कहा जा रहा है कि और कोई बड़ी जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर दी जा सकती है, और उस बारे में पार्टी विचार कर रही होगी, क्योंकि जिन सांसदों की टिकट काटी गई थी और नए चेहरों को मौका दिया गया था उसमें विक्रम उसेंडी भी शामिल थे और विष्णुदेव मैं लौटूंगा मोहन आपके पास। इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और मैं आज बधाई देना चाहता हूं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदेव साय जी को, जिन्हें ये छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मिला। मेरी ओर से शुभकामना और बधाई। प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका ये तीसरा कार्यकाल होगा, और 2006 से 9 और 13 के बाद ये 2020 में ये तीसरा अवसर विष्णुदेव जी को मिला है जब प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में निभाएंगे। एक सौम्य, एक सरल, एक मिलनसार, उस दूरसंचल जसपुर के उस छोटे से गांव से चलकर सरपंच से लेकर सांसद तक, पार्लियामेंट तक, पंचायत से पार्लियामेंट तक के सभी चुनाव में वो लड़ते रहे हैं, और भारत सरकार में भी उन्हें अवसर मिला। केंद्रीय मंत्री के रूप में उन्होंने 2014 से लेकर 19 तक इस्पात, खनन, श्रम, विभिन्न दायित्व का निर्वहन भी किया अलग अलग अवसर पे, और लगातार रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के प्रतिनिधि की हैसियत से, उस क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए मंत्री की हैसियत से और सांसद की हैसियत से उनकी भूमिका रही। तो निश्चित रूप से ये हम सब के लिए गौरवशाली क्षण है कि प्रदेश अध्यक्ष एक ऐसा अनुभवी व्यक्ति के हाथ में गया है, जिन्हें न केवल संगठन का अनुभव है बल्कि सरकार में रहने का अनुभव है। संगठन में न केवल प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में 1 बार 2 बार खड़े उतरने का अनुभव है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व ने उनकी क्षमता को देखते हुए तीसरी बार एक बड़ा दायित्व दिया गया है। हम सब उम्मीद करते हैं कि उनके साथ मिलके छत्तीसगढ़ के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और आने वाले समय संगठन को इतनी मजबूती मिलेगी कि भारतीय जनता पार्टी अपने पुराने स्थान में फिर से स्थापित हो सके और भविष्य में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त हो और हम बड़ी सफलता की ओर बढ़ेंगे। एक अच्छा नेतृत्व हमारे साथ है और निश्चित रूप से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता के साथ मैं व्यक्तिगत रूप से उन्हें बधाई देता हूँ। सर, कैसे क्या रहेगी स्ट्रेटजी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष नए हैं और कोई भी है और लगातार कांग्रेस यहाँ पर जो है वो कटघरे में खड़ा करती है केंद्र सरकार को, तो आखिर भाजपा की स्ट्रेटजी किस तरीके से? देखिए, अनुभव है, अध्यक्ष जी और अध्यक्ष की पूरी टीम बनेगी और हम लोग भी प्रदेश में हैं, सब मिल के और अध्यक्ष जी के नेतृत्व में संगठन को और गतिशील बनाएंगे और मजबूती के साथ, वो चाहे राज्य सरकार के विषय हों या राज्य सरकार की असफलता हो, उसको मजबूती से उठाएंगे।
सर लगातार बातचीत होती रही है प्रदेश संगठन की और केंद्रीय संगठन की, उसके बाद ऐसा क्या रहा है जो एकदम से बदलाव हुआ है? पुराने अध्यक्ष में शायद कुछ कमियां निकली थी क्या? नहीं, कमियां और अच्छाई और बुराई का विषय नहीं है। पुराने अध्यक्ष जी का भी कार्यकाल, विक्रम जी का कार्यकाल अच्छा रहा और काफ़ी उन्होंने अपनी क्षमता के अनुरूप बेहतर काम भी किया। आगे भी वो काम करते रहेंगे। उनको भी अलग अलग दायित्व में काम मिला। दिल्ली में लोकसभा भी गए, मंत्री के हैसियत से भी छत्तीसगढ़ में काम किया, विधायक रहे लंबे समय से। तो सबका अनुभव रहता है और पार्टी को जब जिसकी ज़रूरत जहाँ होती है वहाँ उसका उपयोग कर लेता है। अभी उन्होंने लगा कि विष्णुदेव साय उपयोगी हैं तो विष्णुदेव जी को फिर से अवसर मिल गया। सर आदिवासी चेहरा है क्या, ये भी एक बहुत बड़े? नहीं, आदिवासी चेहरा होना और उनमें एक लीडरशिप का जो गुण रहा है वो भी रहना, उनके सरलता, उनकी तो आप सुन रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के डॉक्टर रमन सिंह को, जो उन्हें बधाई दे रहे हैं और के बारे में बता रहे हैं कि आखिर विष्णुदेव साय जो अब नई जिम्मेदारी संभालते नजर आए हैं, उनके ऊपर फिलहाल किस तरह से पार्टी के लिए चैलेंजिंग भी रहेगा और तीसरी बार के लिए एक अपना नया कार्यकाल संभालते हुए विष्णुदेव साय नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से हम रुक करेंगे। विजय, हमारे साथ मोहन तिवारी स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट इस वक्त लाइव बने हुए हैं। मोहन, हमने अभी रमन सिंह को भी सुना और वो बधाई तो दे ही रहे हैं, लेकिन हम जो चुनौतियां देख रहे हैं कि विष्णुदेव साय के सामने कई अलग अलग चुनौतियां रहेंगी पार्टी को और भी मजबूत विपक्ष के तौर पर उभारना, क्योंकि अभी भूपेश सरकार ने अब तक अपना सिर्फ 1.5 साल का वक्त पूरा किया है। 3.5 साल अभी और बचे हैं अगले विधानसभा चुनाव होने में। पहले तो आप अपनी बात पूरी करिए, आप क्या कह रहे थे, और चुनौतियों पर एक बार फिर हम चर्चा करते हैं। देखिए दीपक, मैं वही बात बता रहा था। डॉक्टर रमन सिंह जिस बात पर जोर दे रहे थे कि एक ऐसे चेहरे की ज़रूरत थी जो सबको साथ लेकर चले, क्योंकि यही वो समय है जब एकजुट होकर कांग्रेस से बीजेपी को लड़ाई लड़नी है। ख़ास तौर पर आदिवासी वर्ग का फिर से विश्वास हासिल करना एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है, क्योंकि बीजेपी जो है एक तरीके से विधानसभा चुनाव के परिणाम की अगर हम बात करें तो आदिवासी इलाकों में सारी सीटें हार गई है, केवल एक सीट को छोड़कर। 30 में से 29 सीटें जो है वो कांग्रेस या कहें जनता कांग्रेस जीतने में कामयाब रही है। एक अजीत जोगी जीत कर आए थे और एक बीजेपी के पास थी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी को उन क्षेत्रों में जो आदिवासी बहुल इलाके हैं वहाँ पर जीत हासिल करना एक बड़ी चुनौती होगी। जसपुर क्षेत्र से विष्णुदेव साय आते हैं और जसपुर को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि वहाँ का राज परिवार जुदेव परिवार जो था उसके करीबी विष्णुदेव साय हैं। वहाँ पर भी इस बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हार झेलनी पड़ी है। तो फिर से उन क्षेत्रों को, उन गढ़ों को हासिल करना बीजेपी के लिए चुनौती है। इसीलिए विष्णुदेव साय के चेहरे को आगे किया गया है। हालांकि विक्रम उसेंडी भी आदिवासी चेहरे थे, लेकिन जो चुनाव उनके कार्यकाल में हुए, खास तौर पर जो स्थानीय निकाय के चुनाव थे, उसमें जो हार का सामना करना पड़ा और जो परिस्थितियां बनी, उसकी वजह से एक नए ऊर्जा की कार्यकर्ताओं को खास तौर पर ज़रूरत थी। हालांकि विष्णुदेव साय तीवर वाले नेता नहीं माने जाते, वो कोई आक्रामक कार्यशैली वाले नेता नहीं माने जाते, लेकिन बीजेपी को अभी आक्रामक कार्यशैली के बजाय सबको एकजुट करके चलने की ज़रूरत है, क्योंकि केवल 14 ही विधायक भाजपा के हैं और जो बड़े नेता हैं वो हार के घर बैठे हुए हैं। तो उन सब का उपयोग करना, उन सबको साथ लेकर चलना। अभी स्थिति ये है कि बीजेपी के जो जीते हुए लोग हैं वही सक्रिय दिखाई देते हैं, बाकी बीजेपी के बड़े नेता जो हार चुके हैं वो घर बैठे हुए हैं। ऐसे में सबका उपयोग करके चलने और समन्वय स्थापित करके चलने की ज़रूरत है। एक आदिवासी चेहरे को आगे रखकर चलने की ज़रूरत है। पिछड़ा वर्ग का कार्ड एक बार बीजेपी खेल कर देख चुकी है, इसीलिए इस बार फिर से आदिवासी पर विश्वास जताया गया है। और विष्णुदेव साय को क्योंकि जांचा परखा माना जा रहा है, 2 कार्यकाल उनके देखे जा चुके हैं, इसलिए एक बार फिर से विष्णुदेव साय पर विश्वास जताया गया है। लेकिन चुनौतियां बड़ी है, क्योंकि ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर अब सड़कों पर उतरने की ही ज़रूरत है और इसमें आक्रामकता के साथ सबको साथ लेकर चलना एक ज़रूरी फैक्टर होगा। तो विष्णुदेव साय को जिम्मेदारी ज़रूर मिली है, लेकिन उन चुनौतियों से भी वो इनकार नहीं कर सकते जो उनके सामने मुँह बाएं खड़ी है। जी
बिल्कुल ठीक कहा आपने मोहन। जाहिर है कि कई अलग अलग चुनौतियां रहेंगी, लेकिन क्योंकि अनुभवी नेता है और एक ऐसे नेता हैं जो आदिवासी बैकग्राउंड से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी की ये जो पूरी हम कहें आदिवासी कार्ड की कोशिश है, ये कितनी अब कारगर होती है देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहन, हमसे बातचीत करने के लिए, लाइव जुड़ने के लिए। तो फिलहाल अब एक नई जिम्मेदारी संभालते हुए विष्णुदेव साय नजर आएंगे, लेकिन उनके हम पॉलिटिकल करियर, अब तक की यात्रा, राजनीतिक यात्रा के बारे में बात करें और उनके इस कार्यकाल को संभालने के पीछे के कारण को हम तलाशें, या हम यूं कहें कि सियासी मायने क्या है, इस पर हम एक नजर डालते हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय पहले भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अब तीसरी बार उन्हें पार्टी ने कमान सौंपी है। साय को संगठन के नेताओं के बीच तालमेल बिठाने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। 21 फरवरी 1964 को जशपुर के बगिया गांव में एक किसान परिवार में जन्मे विष्णुदेव साय ने गांव के सरपंच के रूप में राजनीतिक सफर शुरू किया। 1990 से 1998 तक 2 बार वो मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे। 1999 में वो 13वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए। साल 2004 में वो 14वीं और 2009 में 15वीं और 2014 में 16वीं लोकसभा के भी सदस्य रहे। इस दौरान वो कई केंद्रीय कमेटियों में रहे। 9 नवंबर 2014 को विष्णुदेव साय को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री बनाया गया। उन्होंने माइंस और स्टील मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली। 2019 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। साय पहले भी 2 बार छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। पहली बार 2006 से 2009 तक, उसके बाद 2009 से 2013 तक। केंद्र में मंत्री बनाए जाने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया था। संगठन के साथ ही आरएसएस के करीबी माने जाने वाले साय को आदिवासी होने के चलते तीसरी बार कमान सौंपने का फैसला हुआ है। विष्णुदेव साय को अध्यक्ष बनाए जाने पर सहमति इसीलिए भी बनी क्योंकि विक्रम उसेंडी का बतौर बीजेपी अध्यक्ष कार्यकाल संतोषजनक नहीं रहा। उसेंडी के नेतृत्व में बीजेपी लोकसभा चुनाव तो जीती, लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। 10 नगर निगम पर कांग्रेस काबिज हो गई तो 27 में से 20 जिलों में बीजेपी जिला पंचायत अध्यक्ष भी नहीं बना पाई। बीजेपी अध्यक्ष पद पर आदिवासी चेहरे को मौका देती रही है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तक आदिवासी चेहरा नहीं पहुंचा। ऐसे में छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री रहे अजीत जोगी के निधन के बाद विष्णुदेव साय को पार्टी ने कमान देकर आने वाले समय में आदिवासी कार्ड खेला है। सियासी गलियारों में यह सवाल गूंज रहा है। मौजूदा कांग्रेस सरकार के सामने मजबूत विपक्ष बनकर उभरने की चुनौती साय के सामने होगी तो पार्टी में नई जान फूंकने की भी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो विष्णुदेव साय पर जिम्मेदारियां अधिक है, चुनौतियां भी कई सारी हैं, और अब किस तरह से वो अपने इस आने वाले वक्त में चुनौतियों को और जिम्मेदारियों को निभाते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।